एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा और आज की इस वीडियो में ही हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो टिश्यू में हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि टिश्यू यानी कि ऊतक क्या होता है। इसमें हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था कि टिश्यू को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे कि प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ठीक है, पादप ऊतक को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था इस टॉपिक को। और जो पादप ऊतक होते हैं उनमें मैंने आपको बताया था विभज्य ऊतक के बारे में। विभज्य ऊतक, विभज्य ऊतक यानी कि जिसमें क्या होता है, विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है, यानी कि डिवीजन होता है। और वो डिवीजन ऐसा डिवीजन होता है कि वो लगातार डिवाइड होता ही रहता है। ठीक है, जिसका काम ही है डिवाइड करना। ठीक है, और वो क्योंकि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ के लिए, यानी कि वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो विभज्य ऊतक या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स देखे थे उसके, है ना। 3 टाइप के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो सेकंड टाइप आ जाता है वो आ जाते हैं हमारे स्थायी ऊतक। कौन से? स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक यानी कि ऐसे ऊतक जिनके सेल जो है वो एक स्थायित्व ले चुके हैं, यानी कि वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं। तो स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इसे आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू एक्चुअल में होता क्या है? परमानेंट टिश्यू का मतलब ऐसा होता है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक टाइम पर आकर के रुक जाते हैं। अब क्या हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं, यानी कि विभज्य ऊतक होते हैं, क्या उनमें जीवन पर्यंत विभाजन होता रहे? क्या उनमें हमेशा ही डिवीजन होता रहेगा? हमेशा क्या विभाजन होता रहेगा? तो हम लोगों ने ये तो देखा था कि जीवन पर्यंत यानी कि जब तक उनका लाइफ स्पेन होता है तब तक उनमें डिवीजन होता रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं, जो विभज्य ऊतक होते हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं, यानी कि स्थायी ऊतक बना लेते हैं। और स्थायी ऊतक हम ऐसे ऊतकों को बोलते हैं जिनमें कुछ काम, जो फंक्शन है, अब उन्हें एक पर्टिकुलर काम मिल गया कि उन्हें ऐसा काम करना है, ऐसा वर्क करना है। ठीक है, तो एक फंक्शन मिल जाने के बाद वो सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी कि वो क्या हो जाते हैं? परिवर्तनशील हो जाते हैं। अब अपरिवर्तनशील कौन से होते हैं? विभज्य ऊतक, यानी कि अनडिफरेंशिएट होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, यानी कि अपरिवर्तनशील होते हैं। लेकिन अगर हम वहां पर देखें स्थायी ऊतक को, परमानेंट टिश्यू को देखें, तो ये हमारे डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, कि उन्हें कोई काम मिल गया। ठीक है, और उस काम को करने के लिए वो एक डिफरेंशिएट यानी कि स्थायित्व बना लेते हैं। स्थायी ऊतक का मतलब है कि जो सेल हैं वो क्या बना लेंगे? स्थायित्व बना लेंगे, यानी कि अब वो रुक जाएंगे, विभाजन नहीं करेंगे। एक काम मिल गया तो अब बस वो उस काम को करेंगे, तो इसीलिए इनको स्थायी ऊतक बोलते हैं। और विभज्य ऊतक और विभज्य ऊतक, क्योंकि इसमें विभज्य ऊतक यानी कि विभाजन होता रहेगा, तो ऐसे सेल को हम विभाजन के लिए अलग तरीके से अलग कैटेगरी में रखते हैं, तो इसे हम विभज्य ऊतक बोलते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और स्थायी ऊतक यानी कि नाम ही में स्थायी आ रहा है कि स्थायित्व बना लिया उसने। ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया है, वहीं पर रुक गया है। ठीक है, ब्रेक लग गया है और अब वो क्या करेगा? फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक काम करेगा पूरा। ठीक है, तो यही चीज हमें पढ़नी है आज की वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू को, और 3 टाइप के होते हैं ये भी हमारे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, अब स्थायी ऊतक में हम लोगों ने देखा था कि इससे भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ये भी हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि सरल स्थायी ऊतक, और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है कि जिनमें विभाजन जो है अब रुक चुका है। बात समझ में आई? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है 3 भागों में बटा रहता है। एक होता है मृदु ऊतक, यानी कि पेरेन्काइमा। ठीक है, इसके बाद होता है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक यानी कि कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा। और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक। ठीक है, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा।
स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, 3 तरह का होता है हमारा सरल ऊतक। तो इन तीनों के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, कि जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ऐसा ऊतक जो कि एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है, तो इसीलिए उसको सरल स्थायी ऊतक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें बस इतनी सी बात याद रखनी है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होगा, एक ही प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है। ठीक है, एक ही प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है। और जटिल ऊतक यानी कि हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में तो हमारे कौन कौन आ जाते हैं, हमारे आ जाते हैं जाइलम और दूसरा आ जाता है फ्लोएम, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, तो इसे नोट करो। ठीक है, हम लोग को आज क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। बात समझ में आई, तो इसे नोट करो। तो पढ़ने वाले हैं क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, यानी कि सरल स्थायी ऊतक। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, तो इनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ऐसे टिश्यू जो कि एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब इसका पहला टाइप देखो। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा, ठीक है, यानी कि मृदु ऊतक। मृदु ऊतक, ठीक है, मृदु ऊतक यानी कि बहुत सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, उनमें ये पाया जाता है पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होता है यानी कि जो मृदु ऊतक होता है, ये पुष्प या फिर ये प्लांट के जो कोमल भाग होते हैं, जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो जो मृदु ऊतक है वो प्लांट के यानी कि जो पेड़ हो या फिर जो पौधा होता है उसके जो कोमल भाग होते हैं उनमें पाया जाता है। यानी कि जो पैरेन्काइमा है यह पौधे के जैसे कि तना, पत्ती, पुष्प, इन सब के कोमल भागों में उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है। बात समझ में आई। इसके बाद अगर हम आकार की बात करें कि मृदु ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो किस शेप की होती हैं, तो ये गोल हो सकती हैं। ठीक है, अंडाकार हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं। हाँ, शेप मैंने बोला है कि इनका शेप जो है गोल भी हो सकता है। ठीक है, अंडाकार भी हो सकता है, और लंबी लंबी सेल भी हो सकती है। इस तरह से एलोंगेटेड भी हो सकती हैं। लेकिन अगर एक जैसे हम बात करेंगे मृदु ऊतक की, मान लो कोशिकाएं जो है वो गोल है, तो जरूरी तो ये नहीं है कि गोल है तो उसकी सेकंड वाली जो सेल होगी वो एलोंगेटेड होगी यानी लंबी होगी, इसके बाद वाली जो ओवल शेप की होगी, ठीक है, अंडाकार होगी। एक तरह की कोशिका है जैसे गोल है तो उसकी पैरेन्काइमा के अदर सेल जो होती हैं यानी कि जो मृदु ऊतक है उसकी जो अन्य कोशिका होती हैं वो भी गोल ही होंगी। अगर एक कोशिका गोल है तो वो बाकी की भी कितनी होंगी, गोल गोल होंगी। अगर अंडाकार है, ठीक है, तो बाकी भी अंडाकार ही होंगी। बात समझ में आई। और अगर लंबी लंबी है तो वो बाकी सब भी लंबी लंबी ही होंगी। ये बात समझ में आई। ठीक है, जो आकार है वो समान ही होगा। ठीक है, सेल जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मृदु ऊतक है उसकी कोशिकाएं गोल भी हो सकती है यानी कि गोल कोशिकाओं का समूह भी हो सकता है, अंडाकार यानी कि अंडाकार कोशिकाओं का समूह भी हो सकता है हमारा मृदु ऊतक, और जो लंबी है यानी कि एलोंगेटेड यानी लंबी लंबी कोशिकाओं का भी समूह हो सकता है हमारा मृदु ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा। बात समझ में आई। इसके बाद जो सेल वॉल होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, वो बहुत ज्यादा थिन होती है। ठीक है, केंद्रक एक पाया जाता है। ठीक है, और राजधानी उपस्थित होती है, कोशिका के बीच में राजधानी उपस्थित होती है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो हमें पता ही है कि प्लांट कोई लिविंग सेल है। और ये चीज जरूर लिख लेना कि जो हमारी पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है कि इसकी कोशिका जीवित होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। यहाँ पर मैं लिविंग इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी हम बात करेंगे द्रव ऊतक के बारे में, जो कि एक डेड सेल से मिलकर बना हुआ क्या है, ऊतक है यानी कि टिश्यू है। ठीक है,
तो इसीलिए तो हमारे जो पैरेन्काइमा की यानी कि मृदु ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो कैसे होती है, लिविंग होती हैं। इस जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य वो कैसा होता है, सघन होता है यानी कि डेंस होता है। इतने पॉइंट आप लिख लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसके बाद में कुछ जरूरी चीजें हैं। तो पैरेन्काइमा जो है, हाँ एक और चीज कि जो पैरेन्काइमा है, देखो जैसे दिखता कैसी है, पैरेन्काइमा जो है वो कैसी सेल्स होती हैं। मान लो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, ठीक है। जब हम लोग प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि इसके बाद जब हम जाइलम और फ्लोएम को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है उसमें हम लोग साफ साफ देखेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। यानी तो इस तरह के सेल होते हैं, ठीक है। सेल वॉल पतली होती है और यहाँ पर, ठीक है, इनमें वैक्यूल्स भी होते हैं, सारे पार्ट्स होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, उनके सेल में हमें क्या देखने को मिलता है, अंतरकोशिकीय अवकाश, यानी कि हमें वहाँ पर इंट्रासेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। अगर हम अदर सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो उनसे तो हमें देखने को मिलता ही है। दूसरी चीज कि जो हमारा पैरेन्काइमा होता है, यानी कि जो हमारा मृदु ऊतक होता है, इसको भी हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अलग दो टाइप आ जाते हैं। जब जो पैरेन्काइमा है क्लोरोफिल, जब ये क्लोरोफिल को क्या करें, संग्रहित करें, यानी कि इसमें जब क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक पाया जाता है, जब इसमें हरित लवक पाया जाता है तो उस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं हरित ऊतक। हरित ऊतक यानी कि उसे हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। यानी कि जब ये क्या करे, प्रकाश संश्लेषण करे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो जब पैरेन्काइमा क्या करे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करे, यानी कि जब इसके सेल्स में क्या हो, क्लोरोफिल हो, तो उस कंडीशन में हम इसे एक नया टाइप देते हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल है। और दूसरी कंडीशन, जब ये क्या करे, ब्योंसी प्रोवाइड करता है, क्या करे, ब्योंसी प्रोवाइड करे। ब्योंसी का मतलब होता है कि जब कुछ ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, यानी कि ऐसे कुछ जलीय पौधे होते हैं जो कि क्या करें, तैरते हैं, है ना, जल की सतह पर ऊपर तैरते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में क्या होता है कि सेल में क्या होती है, उनमें छोटी छोटी गुहा होती हैं, यानी कि गुहिकाएं होती हैं, यानी कि कैविटीज होती हैं, जिनमें एयर यानी कि जो वायु है वो भर जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि जब वो ब्योंसी प्रोवाइड करते हैं, जब पैरेन्काइमा जो है जब वो ब्योंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि ऊपर तैरने में सहायता करता है, ठीक है, जब वो सहायता करता है, तैरने में सहायता करता है, तैरने में, पौधे को तैरने में सहायता करता है, तो उस कंडीशन में इसे हम क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा, और हिंदी में से हम वायु तक बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है, इसमें कई सारी गुहिका होती हैं, यानी कि कई सारी क्या होती है, कैविटीज होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है, एयर यानी कि वायु भर जाती है, और वायु भर जाने के कारण से तरह से वो ब्योंसी प्रोवाइड करती है, यानी कि ऊपर तैरने में सहायता करती है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा के दो टाइप है, ठीक है। हमारा है क्लोरेन्काइमा और एक है एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जैसे हम लोग हरित ऊतक बोलते हैं, और एरेन्काइमा जैसे हम वायु तक बोलते हैं, या फिर हम इससे भी इंग्लिश में क्लोरेन्काइमा और इसे हम एरेन्काइमा ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, पैरेन्काइमा। अब 1 मिनट के लिए हम लोग पैरेन्काइमा के फंक्शंस और देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। जो पैरेन्काइमा यानी कि जो हमारा मृदु ऊतक है, उसके क्या क्या काम होते हैं, तो इसमें हम देखें अगर, तो पैरेन्काइमा जो है एक तरह, तो पहली चीज तो कि ये क्या करता है, ये हमारे संचित भागों में, पौधे के संचित भागों में, पौधे के संचित भागों में भोजन का क्या करता है, संचयन करता है, भोजन का संचयन करता है, ठीक है। तो संचयन में भी क्या करेगा, सहायता करेगा। दूसरी चीज कि ये एपिडर्मिस के रूप में, ठीक है, जो हमारी बाह्य त्वचा होती है उसके रूप में क्या करता है, प्लांट की जो पौधा है उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। तो यह है एपिडर्मिस के रूप में पौधे का संरक्षण करता है, ठीक है, संरक्षण करता है, ओके, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर ये कि जो अंतरकोशिकीय अवकाश होता है, कई बार वो क्या करेगा, गैसीय विनिमय के लिए सहायता करेगा। तो जो इंट्रा
सेलुलर स्पेस होता है वो क्या करता है, गैस विनिमय के लिए, गैस विनिमय के लिए सहायता करता है। ठीक है, गैस विनिमय के लिए सहायता करता है। ठीक है, जो गैसेस होती हैं उनको आने जाने के लिए हेल्प करता है, जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। ओके, इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। तो ये 3 काम है कुछ पैरेन्काइमा के बारे में। अगला अब हमारा टाइप है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा। ये सेकंड वाला टाइप है हमारा, है ना, दूसरा टाइप है। जो एपिडर्मिस होती है यानी कि जो बाह्य त्वचा होती है उसके जस्ट नीचे वाले जो सेल्स होती हैं वो हमारे ग्रुप बनाकर क्या बनाते हैं, कोलेनकाइमा बनाते हैं। यानी कि ये हमारे एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा के नीचे का भाग है। बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस के नीचे होती है, कि जस्ट नीचे। ठीक है, क्या होता है, कोलेनकाइमा यानी कि हमारा स्थूल कोण ऊतक होता है। इसमें भी क्या होती है, ठीक है, जो कोशिका है, जीवित कोशिका होती है, लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। बात समझ में। दूसरी चीज केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक युक्त होती है इसकी कोशिकाएं। ठीक है, और रसधानी युक्त होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, रसधानी युक्त होती हैं। और इसके बाद आकार जो है, आकार इनका भी गोल हो सकता है, बहुभुजी हो सकती है, कई सारी भुजाएं हो सकती हैं उसकी। ठीक है, तो कई सारी भुजाएं हो सकती हैं उसकी। ठीक है, और लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तो लंबी भी हो सकती हैं। तो ये आकार है। तीसरी चीज, अब इसमें क्या होता है कि कोशिका के कोनों पर, कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सेल्यूलोज और पेक्टिन जमा हो जाता है। ठीक है, एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 सेलों के बीच में जो अंतराकोशिकीय अवकाश होता है यानी जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेल्यूलोज व पेक्टिन के जमाव के कारण अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। ठीक है, अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। तो बस ये सब चीजें हैं इसके बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में। हम तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सेल है ये मान लीजिए कोलेनकाइमा के सेल हैं। ठीक है, और इनके कोनों पर क्या होता है, पेक्टिन जमा हो जाता है। ठीक है, पेक्टिन जमा हो जाता है। ये क्या है, ये क्या है, सेल्यूलोज। तो ये क्या है, ये मान लीजिए क्या है, ये सेल्यूलोज एंड पेक्टिन है। तो इनके जमाव के कारण से जो सेल है इनके बीच में हमें बिल्कुल भी क्या नहीं दिखता, बिल्कुल भी हमें यहाँ पर अंतराकोशिकीय अवकाश यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस जो रिक्त स्थान होता है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, कोलेनकाइमा। कुछ फंक्शन की बात करूं मैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पर कार्य देख लो। कार्य क्या है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता। ठीक है, दूसरी चीज कि ये करेगा, लचीलापन देता है उसे। देखो एक चीज देखो कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने मृदु ऊतक देखा था। मृदु ऊतक वैसे भागों में होता है जो बिल्कुल कोमल भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम स्थूल कोण ऊतक की बात करें तो ये कुछ ऐसे जैसे कि जो यंग पार्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट के, उनमें ये पाया जाता है कोलेनकाइमा। जैसे कि हम तने की बात करें तो उसको लचीलापन देता है। ठीक है, तो लचीलापन देता है। स्टार्च एंड फैट्स, इन स्टार्च और फैट्स का क्या कहता है, संचयन करता है। ठीक है, यानी कि मंड एवं वसा का संचयन करता है। ठीक है, वसा का संचयन करता है। अब इसके बाद ये कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे कि मैं बताऊं तो ये यहाँ पर होती है। जैसे तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हमारा कोलेनकाइमा है वो कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर बोला गया जैसे ये मेरे पास डंडी है। ठीक है, इससे ये फूल लगा हुआ है एक,
ठीक है, एक ये फूल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बीच वाली डंडी है इसको हम बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं? पेडंकल बोलते हैं। पेडंकल, पेडंकल यानी कि पुष्पावली वृंत, पुष्पावली वृंत बोलते हैं, यानी कि ऐसी डंडी जिससे कई सारे फूल जो है वो निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पेडंकल बोलते हैं। तो इसमें हमारा कॉलन पाया जाता है। हम इस वाली डंडी की बात करें जिससे एक फूल लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेडिसल, पेडिसल बोलते हैं। ठीक है, पेडिसल बोलते हैं, यानी कि पुष्प वृंत बोलते हैं, पुष्प वृंत। तो ऐसा वृंत या फिर ऐसी डंडी जिससे पुष्प लगा हुआ है, तो इन दोनों में क्या पाया जाता है? इन दोनों में ही पाया जाता है कॉलन यानी कि स्थूल कोण ऊतक। तो यानी कि एक डंडी, ठीक है, सपोज करो कि एक प्लांट है, ठीक है, छोटा सा प्लांट है जिससे कई सारी डंडियां निकली हुई हैं और उन डंडियों में फिर अलग अलग फ्लावर्स लगे हुए थे, है ना। तो वो डंडी जो है जिससे कई सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं उसको हम पेडंकल यानी पुष्पावली वृंत बोलते हैं। और उस पुष्पावली वृंत में जब एक डंडी से एक फ्लावर लगा हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम पुष्प वृंत बोलते हैं। यानी कि एक डंडी से जब एक फ्लावर लगा हुआ होता है तो उसको पुष्प वृंत, यानी कि जिससे पुष्प लगा हुआ है, और पुष्पावली वृंत उसको जिससे कई सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या पाए जाते हैं? कॉलन। तो हमारे पुष्पावली वृंत में और पुष्प वृंत दोनों में क्या पाए जाते हैं? कॉलन टिश्यू पाए जाते हैं। इसके बाद एक और चीज, एक हमारा होता है पेटियोल। क्या लीफ पेटियोल क्या होता है? ये जो लीफ होती है, ठीक है, और इसकी जो डंडी होती है, ये है लीफ पेटियोल। ठीक है, ये जो डंडी होती है इस डंडी को हम बोलते हैं लीफ पेटियोल, लीफ पेटियोल, लीफ पेटियोल बोलते हैं। यानी कि इसको हम बोलते हैं पर्णवृंत, पर्णवृंत। अब पर्णवृंत यानी कि जिससे पत्ती लगी हुई है, पर्ण माने होता है पत्ती यानी कि लीफ, और वृंत यानी कि वो डंडी। तो जिस डंडी के द्वारा जो पौधा है उससे पत्ती जुड़ी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पर्णवृंत। तो इसमें भी हमारा क्या होता है? इसमें भी हमारा क्या होता है? कॉलन होता है। ठीक है, बीच वाली भाग जैसे यहाँ पर मैं बता दूं, ठीक है, तो ये हमारी मिडरेब होती है, जान लो यहाँ पर, इसको हम मिडरेब बोलते हैं, मध्य सिरा। ठीक है, मध्य सिरा। और इस मध्य सिरा से फिर कई सारी वेन्स निकलती हैं, वेनलेट्स, फिर इन वेन्स में से वेनलेट्स निकलती हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इनको सिरा और अन्य सिराएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये संरचना होती है। तो हमारे किसमें? पर्णवृंत में, पुष्पवृंत में और पुष्पावली वृंत में क्या पाए जाते हैं? कॉलन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये उपस्थित होते हैं हमारे पर्णवृंत में। ठीक है, तो कॉलन है जो पर्णवृंत में पाया जाता है। दूसरी चीज ये पुष्पवृंत में पाया जाता है। ठीक है, और तीसरी ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पुष्पावली वृंत में, पुष्पावली वृंत में। ठीक है, तो ये है कॉलन के बारे में, नोट करो इसे। फिर हम लोग लास्ट वाला और पढ़ लेते हैं, स्क्लेरेंकाइमा। अब थर्ड वाला हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? स्क्लेरेंकाइमा। यानी कि दृढ़ ऊतक। अब नाम ही है दृढ़ ऊतक, यानी कि कैसा है ये? बहुत ज्यादा क्या है? दृढ़ है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम अगर तीनों ऊतकों की बात करें, तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें, तो तीनों में से स्क्लेरेंकाइमा एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो कि कैसा है? मृत है। यानी कि ये जो है हमारी डेड सेल्स होती है, इसमें क्या होती है? सेल, डेड सेल्स होती हैं, यानी कि मृत है। स्क्लेरेंकाइमा है, इसमें मृत कोशिकाएं होती हैं। मृत कोशिका है तो इसका जो जीव द्रव्य है वो भी मृत ही है। ठीक है, जीव द्रव्य जो है कैसा है? जीव द्रव्य यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ठीक है, दो चीजें होती हैं इसमें, न्यूक्लियस पढ़ा है हम लोगों ने पहले चैप्टर में, न्यूक्लियस, और दूसरा हमारा होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक और साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। द्रव्य है वो कैसा होता है? अनुपस्थित होता है, मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ना तो केंद्रक पाया जाता है और ना ही कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म जो है वो भी नहीं होता। ठीक है, और साइटोप्लाज्म नहीं है तो इसका मतलब ऑर्गेनल्स भी नहीं है, इस तरह से हम पता लगाते हैं कि मृत कोशिकाएं हैं।
और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, इसकी जो लास्ट जो कवरिंग होती है ऊपरी, तो इसकी कोशिका की जो कवरिंग होती है, जो भित्ति होती है, इस भित्ति पर क्या होता है, एक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं लिग्निन। लिग्निन, ठीक है, लिग्निन। और इस लिग्निन की वजह से ये क्या होती हैं, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये जो सेल है उनकी भित्ति जो है बहुत ज़्यादा मोटी होती है और कठोर होती है, मोटी होती है और कठोर होती है। किसके कारण से, तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्क्लेरोकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति मोटी या फिर कठोर क्यों होती है, किसके कारण से होती है, तो आप बताएंगे लिग्निन। तो ये लिग्निन पदार्थ होता है जिसके कारण से वो उपस्थित होता है भित्ति में, तो उसकी वजह से जो भित्ति है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। और मोटी होने के कारण पर यहाँ पर भी जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, वो नहीं पाया जाता, यानी कि अंतराकोशिकीय जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये क्या है, ये भी हमारे देखो शेप इनका कैसा हो सकता है, गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है। इसी के बेसिस पर इसके काम की बात करूँ तो क्या फंक्शन करेंगे एक साथ। तो अब ये कैसी है, मृत है, मृत है, तो इस तरह से यहाँ पर जो स्क्लेरोकाइमा होते हैं वो दृढ़ ऊतक होता है, जो स्क्लेरोकाइमा या फिर दृढ़ ऊतक जो है वो दृढ़ होती है। और दूसरी चीज़ वो मृत है, मृत है तो ये क्या करेगी, ये हमारी यांत्रिक सहायता देगी, उसे पौधे को क्या देगी, यांत्रिक सहारा देगी, ठीक है, यांत्रिक सहारा देगी, ठीक है, लचीलापन भी देगी उसे, लचीलापन देगी, ठीक है, उसके आंतरिक भागों की रक्षा करेगी, ठीक, और पौधे को क्या बनाए रखेगी, पौधे को दृढ़ बनाए रखेगी। अब तो अगर आप किसी ट्री को देखते हो, किसी पेड़ को देखते हो, तो उसका सॉलिड पार्ट, उसका जो तना होता है, ठीक है, वो बिल्कुल सॉलिड होता है। तो उसकी बाहरी जो त्वचा होती है ना, उसमें हमारा क्या पाया जाता है, उसमें हमारा पाया जाता है स्क्लेरोकाइमा, जो कि दृढ़ ऊतक होता है, यानी कि जो मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो जो ब्राउन, यानी कि जो स्टेम जो है वो ब्राउन हो जाती है, ठीक है, तो उसमें हमारा स्क्लेरोकाइमा ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, दृढ़ हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए उसको यांत्रिक सहायता भी देगी। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जैसे लीफ में मैंने बताया था कि ये लीफ, ये पेटोल है, ये पेटोल है, और यहाँ पे मैंने बताया था ये मिडरिब है, मिडरिब, और इन मिडरिब में से यहाँ पर वेन्स निकलती है, ये वेन यानी कि सिरा निकलती है। तो इस सिरा में क्या पाया जाता है, स्क्लेरोकाइमा पाया जाता है। दूसरी चीज, स्क्लेरोकाइमा जो है ये हमारा पाया जाता है नारियल के खोल में, नारियल का जो बाहरी भाग होता है रेशेदार, ठीक है, तो रेशेदार जो भाग होता है उसमें ये हमारा उपस्थित होता है स्क्लेरोकाइमा, ठीक है। तो दूसरी चीज, नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में उपस्थित होता है क्या, स्क्लेरोकाइमा उपस्थित होता है, ठीक है। तो हमारा सिरा में और इस नारियल के बाहरी रेशेदार जो रेशे निकलते हैं ना, कई सारे जो छिलका होता है ना नारियल का, उसमें हमारा कौन होता है, स्क्लेरोकाइमा होता है, ठीक है, दृढ़ ऊतक होता है, जो कि आप देख सकते हो कितना, ठीक है, तभी तो नारियल को फोड़ते हैं, है ना, काटा नहीं जाता उसको, तो इसलिए वो क्या है, दृढ़ है, ओके। तो ये है हमारे तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, हम लोगों ने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा तीनों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, जिसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।